हेलो एवरीवन। सो दो कंपनीज के Q1 के रिजल्ट आज हम डिस्कस करेंगे, टिप्स म्यूजिक एंड V2 रिटेल। दोनों का कॉन कॉल भी हुआ है, लेकिन डिटेल कॉन कॉल एनालिसिस अलग करेंगे। इनका अभी फोकस करेंगे कि इन्होंने पास्ट में क्या बोला था, कैसा एग्जीक्यूशन रहा है, और इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट की कमेंट्री कैसी रही है, आगे का डील, ओवरऑल अपॉर्चुनिटी, आउटलुक इन बिजनेसेस का कैसा लगता है। सो टिप्स म्यूजिक से स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्वार्टर से इस बिजनेस को ट्रैक करना स्टार्ट किया था। कंपनी को हमने ट्रैक क्यों किया था, ये सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल अगर हम समझें तो टिप्स म्यूजिक जो है वो म्यूजिक लाइसेंसिंग कंपनी है। रेवेन्यू कहां से आता है इस कंपनी का, तो इनके पास अराउंड 3400 सॉन्ग्स की लाइब्रेरी है, मतलब 3400 सॉन्ग्स का इनके पास राइट्स है। अब वो सॉन्ग जहां भी प्ले किया जाता है उससे इनको रेवेन्यू आता है। फॉर एग्जांपल जैसे यूट्यूब, तो यूट्यूब से इस कंपनी को 45 से 50% रेवेन्यू आता है। अगर आप कोई भी ऐसा सॉन्ग सुनते हो जिसका राइट्स जो है, जिसके लाइसेंस जो है टिप्स म्यूजिक के पास में है, तो यूट्यूब अपना रेवेन्यू शेयरिंग करता है टिप्स म्यूजिक के साथ में। फिर बाकी का 20-25% रेवेन्यू कंपनी का डिजिटल प्लेटफॉर्म से आता है, ओटीटी जिसको हम बोलते हैं, जैसे स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, गाना है, हंगामा है, ये सारे जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां पे जो भी स्ट्रीमिंग होता है उससे रेवेन्यू शेयरिंग आता है। एंड बाकी का जो 20-25% है वो कंपनी का फिजिकल से आता है। फिजिकल में कैसे, जैसे ब्रांड्स होते हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो जो अपने प्रोडक्ट्स में, अपने एड में इस कंपनी का कोई सॉन्ग यूज करती है, जैसे देखते हैं ना कितने सारे एड होते हैं जिसमें कोई म्यूजिक वगैरह होता है, तो उससे इनको रेवेन्यू वगैरह मिलता है उससे भी। फिर अगर कई सारे प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जो अपनी मूवीज में, वेब सीरीज में या टीवी सीरियल्स में, शॉर्ट सीरीज में टिप्स म्यूजिक का सॉन्ग अगर यूज करते हैं, तो वो भी टिप्स म्यूजिक को रेवेन्यू पे करते हैं। और जो पब्लिक इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें भी अगर कोई टिप्स म्यूजिक का सॉन्ग यूज होता है तो वहां से भी इनको रेवेन्यू आता है। तो बाकी का 20 से 25% फिजिकल, 20 से 25% डिजिटल और 45 से 50% यूट्यूब, ये है कंपनी का रेवेन्यू मॉडल। अब टिप्स म्यूजिक के पास में ना एक की एडवांटेज है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप इसको बोल सकते हो। क्या एडवांटेज है, तो जो आप ये डिजिटल एरा देख रहे हो करंटली, जितने भी जो भी पॉपुलेशन है जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करती है, इसमें मेजरली वो पॉपुलेशन है जो 90s में बॉर्न हुई है, 90s 80s के अराउंड बॉर्न हुई है, या फिर अर्ली 2000 के टाइम पे जो बॉर्न हुए हैं। अब टिप्स म्यूजिक के पास में 90 से लेकर के 2010 2020 तक के जो सॉन्ग्स है ना, सबसे ज्यादा सॉन्ग्स इस कंपनी के पास में, मतलब अराउंड 2010 तक का अगर आप टाइम देखोगे, तो हर साल इंडस्ट्री में जितने भी सॉन्ग्स रिलीज होते थे, अराउंड 60 से 65% जो सॉन्ग्स हैं वो इस कंपनी के होते थे, मतलब राइट्स उनके टिप्स म्यूजिक के पास में होते थे। और क्योंकि वो सॉन्ग ज्यादा रिलेटेबल है हमारे यूथ, मतलब इस यूथ के लिए, इस जनरेशन के लिए, तो मोस्टली जो लोग सॉन्ग सुनते हैं, जो सॉन्ग ज्यादा पॉपुलर होते हैं, वो उस एरा के होते हैं जिसके जिसके राइट्स जो हैं वो टिप्स म्यूजिक के पास में है। यहाँ पे सारे गामा को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बिकॉज सारे गामा का अगर आप म्यूजिक लाइब्रेरी देखोगे तो उन्होंने ये 90 से लेकर के जो 2010 तक का टाइम था, एक तरीके से शटर डाउन कर दिया था उन्होंने, ज्यादा वो कंटेंट एक्वायर नहीं करते थे उस पीरियड में। उनके पास उससे पहले के सॉन्ग्स है, 50s के, 60s के, 70s के। इसीलिए आप देखोगे कि उन्होंने वो कारवां करके एक जो रेडियो बॉक्स टाइप निकाला था, कि आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो या आपके फैमिली में कोई एल्डर है उसको गिफ्ट कर सकते हो, बिकॉज वो जनरेशन है जो उस सॉन्ग से रिलेट करती है। तो सारे गामा के पास में ये एडवांटेज नहीं है, टिप्स म्यूजिक के पास में ये एडवांटेज है। बिकॉज एडवांटेज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इवन दो मैं उस एरा का कोई सॉन्ग नहीं सुनना चाहता, लेकिन आज के टाइम पे क्योंकि रील्स इतने पॉपुलर हैं, शॉर्ट्स इतने पॉपुलर हैं, सो कोई भी एक रील अगर किसी ने क्रिएट कर लिया इनका उस एरा का सॉन्ग यूज करके और वो रील पॉपुलर हो गया, तो आप देखते हो कि जनरली लोग उस सॉन्ग को ढूंढने के लिए जाते हैं फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और उस सॉन्ग को सुनते हैं, वहां से प्ले करते हैं। तो दोनों जगह से टिप्स म्यूजिक को रेवेन्यू आता है। इसीलिए ये एज एन की एडवांटेज बोला जाता है टिप्स म्यूजिक के लिए, कि उनके पास में एक ये की एडवांटेज है। तो ये पूरा बिजनेस मॉडल है टिप्स म्यूजिक का। अब हमने क्यों उसको डिस्कस किया था, हमने क्यों कवर किया था, ट्रैक करना क्यों स्टार्ट किया था, बिकॉज एक रीजनेबल वैल्यू पे एक अच्छी ग्रोथ वाली डील मिल रही थी। अगर आप देखोगे टिप्स म्यूजिक जब से डीमर्जर हुआ है टिप्स फिल्म के साथ में, तो कंपनी की ग्रोथ काफी अच्छी रही है 3-4 ईयर्स में। मार्केट ने कंसिस्टेंटली इसको रिवॉर्ड किया है। स्टॉक 950 तक गया था, लेकिन जब वो करेक्शन आया मार्केट में सितंबर ऑनवर्ड्स, तो इसका स्टॉक 650 के आसपास आ गया था जब हमने इसको फर्स्ट टाइम कवर किया था लास्ट क्वार्टर में। वहां पे बिजनेस के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रेंथ, मतलब बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स थे। आगे का गाइडेंस मैनेजमेंट का आप देखोगे तो वो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए 30% का ग्रोथ का अगर रखने को कॉन्फिडेंट थे, पास्ट में भी किया था, आगे भी कॉन्फिडेंट थे। उसके ऊपर से थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता। ये कंपनी जो है वो डिविडेंड भी अच्छा देती है, बायबैक वगैरह भी करती है, तो हर एक तरीके से शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करते हैं। तो फॉरवर्ड पी इसका अराउंड 37-38 का था। और अगर आप पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है, मतलब पैग रेशियो इसका 1 के आसपास में था। तो एक डिसेंट डील थी जो हमने डिस्कस की थी इसको Q4 में।
अब सबसे पहले देखते हैं कि इनका एग्जीक्यूशन कैसा रहा है, इन्होंने Q1 में किस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट करे हैं। तो ये कुछ पॉपुलर रिलीजेस हैं जो इस क्वार्टर में आए हैं कंपनी के लिए, कुछ रीजनल मूवीज हैं, कुछ बॉलीवुड की मूवीज भी हैं। टोटल सॉन्ग्स की लाइब्रेरी कितनी है, 34,000 सॉन्ग्स की है टोटल, टोटल सॉन्ग्स है इस कंपनी के पास में। न्यू सॉन्ग्स इस क्वार्टर में कितने ऐड किए हैं, 92। एक चीज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे कि लास्ट 2-3 ईयर से ये कंपनी जो फ्रेश सॉन्ग्स जो रिलीज करती है, कंटेंट पे जो इन्वेस्ट कर रही है, नंबर ऑफ सॉन्ग्स इसके कम होते जा रहे हैं हर एक साल में, पिछले 2-3 साल में। देन यूट्यूब व्यूज इस कंपनी का जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू लेके आता है, 45 से 50% यूट्यूब, उसमें आप देखोगे तो 56% की कैगर रही है व्यूज में लास्ट 4-5 ईयर्स के अंदर। ये ग्रोथ भी काफी अच्छा है, बट इससे इंपॉर्टेंट है कि आज आप क्या कर रहे हो। तो करंट परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का आप देखोगे तो जो व्यूज हैं कंपनी के वो 9% से गिरे हैं। 9% का डिक्लाइन है कंपनी के यूट्यूब व्यूज में लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ये यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से हुआ है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में ज्यादा हमारा व्यूज उससे आया था, इस क्वार्टर में उसका थोड़ा सा इंपैक्ट देखने को मिला है, बट ये रेवेन्यू और प्रॉफिट में हमारा इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तो इसीलिए बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इससे पड़ेगा नहीं। तो अब देखते हैं इनके रेवेन्यू किस तरीके के आए हैं। सो रेवेन्यू 19% से ग्रो किया वाई लेवल पे, 74 करोड़ का लास्ट ईयर रेवेन्यू था, 88 करोड़ का इस क्वार्टर में आया है। तो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस है क्योंकि गाइडेंस को आपने मिस किया है। 30% का ग्रोथ गाइडेंस था ना, हम अभी डिस्कस किया, कितना 19%, तो काफी बड़े मार्जिन से गाइडेंस को मिस किया कंपनी ने। इबिट्टा में 4% की ग्रोथ है और मार्जिन कंपनी के 10% से गिर गए हैं ऑलमोस्ट। 74% के इबिट्टा मार्जिन थे, 64% पे कंपनी का इबिट्टा मार्जिन आ गया है। तो मार्जिन गिरे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ घटा है और गाइडेंस को बड़े मार्जिन से इन्होंने मिस किया है। एक्चुअली में क्या पैट आया है कंपनी का, 5% का ग्रोथ है नेट प्रॉफिट के अंदर, इसीलिए आप देखोगे पैट मार्जिन जो 59% था लास्ट ईयर, वो अब 51-52% के आसपास है। प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना इंपैक्ट क्यों पड़ा है, बिकॉज कंपनी ने कंटेंट कॉस्ट अपना काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है 85% से। लास्ट ईयर 13 करोड़ इन्होंने इन्वेस्ट किया था कंटेंट एक्विजिशन पे। कंटेंट मतलब क्या, कितने सॉन्ग्स आपने रिलीज किए, इनका मेन कैपेक्स क्या होगा, वही अपने अपने सॉन्ग जितने आप रिलीज करोगे उसी पे तो इन्वेस्ट करोगे, कोई प्लांट मशीनरी वाला बिजनेस तो है नहीं। अब इस क्वार्टर में इन्होंने 24 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट किए कंटेंट कॉस्ट के ऊपर, तो इसलिए 85% का इंक्रीज है कंटेंट कॉस्ट में। मार्जिन पे प्रेशर है और पैट ग्रोथ से 5% हुआ है, प्लस रेवेन्यू ग्रोथ में भी कंपनी ने गाइडेंस को मिस किया है, सिर्फ 19% का ग्रोथ है। तो ये ओवरऑल रिजल्ट है टिप्स म्यूजिक के। नंबर्स कैसे हैं, खराब नंबर से रिपोर्ट करें, गाइडेंस भी मिस कर दिया, मार्जिन में भी प्रेशर है, प्रॉफिट में भी कुछ खास ग्रोथ नहीं है, पैट मार्जिन भी नीचे चला गया। अब कौन कॉल में समझते हैं कि मैनेजमेंट ने इस पे बोला क्या है। सबसे पहले ये जो इनको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, रिलेटेबल है, कि आपने ग्रोथ गाइडेंस इतने बड़े मार्जिन से मिस कर दिया, 19% का ग्रोथ किया, सिर्फ आपका गाइडेंस है पूरे साल का 30% का। सो क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए यानी नेक्स्ट 9 मंथ्स में आप क्यूमुलेटिवली 33-34% के कैगर पे ग्रो कर लोगे? बिकॉज हर एक क्वार्टर में कंपनी अगर आने वाले क्वार्टर में 33-34% से ग्रो करेगी, तब जाके इनका फुल ईयर ग्रोथ जो है वो 30% का होगा, क्योंकि पूरे साल में इनको लगभग 411 करोड़ का रेवेन्यू करना है FY26 में, 30% का ग्रोथ गाइडेंस अचीव करने के लिए। तो मैनेजमेंट ने कुछ चैलेंजेस बताए हैं जो ये अभी अपने बिजनेस में फेस कर रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि इंडस्ट्री में कुछ चीजें अभी चेंज हो रही हैं, जैसे हमने पिछले कॉनकॉल्स में भी डिस्कस किया है, सारेगामा में भी डिस्कस किया था, कि ये इंडस्ट्री अब धीरे धीरे शिफ्ट कर रही है आपकी पेड मॉडल की तरफ, सब्सक्रिप्शन मॉडल की तरफ। आप देखोगे इंडस्ट्री में 2 ही बड़े प्लेटफॉर्म्स है, एक आपका स्पॉटिफाई, दूसरा जियो सावन, जो आपको फ्री एक्सेस देता है सॉन्ग्स का, लेकिन उसमें भी स्पॉटिफाई ने काफी सारे फीचर्स जो हैं वो हटा दिए हैं, एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो मतलब इतना इतना ईजी नहीं है उसके उसके फ्री वाले मॉडल को भी यूज करना, मतलब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है उसको यूज करना। तो वो भी अपने यूजर्स को पुश कर रहा है पेड मॉडल की तरफ। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे गाना को आप देखो, गाना पूरा पेड मॉडल में चला गया है, विंक एक तरीके से बंद हो गया, और भी काफी सारे ऐप्स हैं जिन्होंने टोटली पेड मॉडल में कर लिया है। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक छोटा सा इंपैक्ट है, जहां पे कंज्यूमर्स का वॉल्यूम इतना ज्यादा नहीं आ रहा है इन पेड प्लेटफॉर्म की तरफ, या फिर जो फ्री भी हैं उस पे भी उस तरीके का ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है थोड़ा शॉर्ट टर्म के अंदर। ये इस क्वार्टर की कहानी है, तो एक ये छोटा सा इंपैक्ट है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म है, बिकॉज मीडियम टू लॉन्ग टर्म में जितनी भी मैनेजमेंट का आप सुनोगे, इंडस्ट्री के व्यूज अगर आप देखोगे, तो ये इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। ऐसा बोला जाता है कि आगे चल के पेड मॉडल ही ग्रो करेगा। स्पॉटिफाई का भी हर एक कंट्री में पेड मॉडल है, इंडिया में बस वो अभी तक फ्री दे रहा है, और स्पॉटिफाई प्रॉफिटेबल भी हो गया है, ग्रोथ अच्छी है, हमने लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था। तो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये चीजें इंडस्ट्री के लिए अच्छी होगी। दूसरा क्या है,
दूसरा इम्पैक्ट है, मैनेजमेंट का कहना है कि इस क्वार्टर में Q1 में जो आपके एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, जो यूट्यूब पे ऐड वगैरह देते हैं, ब्रांड्स वगैरह हो गए, कंपनीज वगैरह हो गई, तो उनकी तरफ से थोड़ी स्पेंडिंग भी कम करी गई है। मतलब Q1 में उन्होंने कम एडवर्टीजमेंट वगैरह रन करे हैं यूट्यूब पे, तो उसकी वजह से भी थोड़ा इनको रेवेन्यू शेयरिंग कम हुआ है, उसकी वजह से भी ग्रोथ कम हुआ है। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है कि यूट्यूब ने थोड़ी से अभी अपने जो कंप्लायंस वाला पार्ट है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया है, कुछ पॉलिसीज वगैरह उन्होंने चेंज करी है। एक तो ऐसा बोला जा रहा है कि रेवेन्यू शेयरिंग जो वो करते थे वो थोड़ा सा कम कर दिया है, पहले जितना परसेंटेज वो शेयर करते थे उसमें कुछ चेंजेस करे हैं। दूसरा, यूट्यूब अगर आप देखोगे ना तो लास्ट कुछ टाइम में काफी स्ट्रिक्ट हो गया कुछ चीजों को लेकर के, स्पेशली कई ऐसे चैनल्स हैं जो आपका टोटली एआई वगैरह यूज करके कंटेंट क्रिएट करते थे। मतलब खुद की कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन आप एआई का यूज करके आपने कुछ एनिमेटेड वगैरह वीडियो बना लिया और अलग अलग जगह से कुछ सॉन्ग्स वगैरह लेके उसमें यूज कर दिया, और वहां से आपका व्यूज आ रहा है और यूट्यूब से आप रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। तो एक्चुअली में आप देखो तो आप क्रिएटर नहीं हो, बिकॉज आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप कुछ वैल्यू वहां पे व्यूअर को नहीं दे रहे हो, बस आपने दो तीन एक इधर उधर से कुछ चीजें जोड़ी और उसके बाद में आप यूट्यूब से रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। तो यूट्यूब इन चीजों को लेकर के काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। कुछ चैनल्स को उन्होंने नोटिस भेज दिए, कुछ चैनल्स को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। अब ये वाला भी अगर आप पार्ट देखोगे ना तो इंडस्ट्री के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा है, क्योंकि कोई टिप्स म्यूजिक का म्यूजिक यूज करके खुद पैसे कमा रहा है, तो टिप्स म्यूजिक को तो पैसा डायरेक्टली नहीं जा रहा उससे, तो ये टिप्स म्यूजिक के लिए अच्छा है मीडियम टू लॉन्ग टर्म में। लेकिन शॉर्ट टर्म में इससे इंपैक्ट आया, शॉर्ट टर्म में क्या इंपैक्ट आया है, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ टिप्स म्यूजिक का लेकर के, तो बिल्कुल मेन रेवेन्यू तो मुझे आ रहा है क्योंकि उस पर व्यूज बढ़ रहे हैं और मैं यूट्यूब से रेवेन्यू अर्न कर रहा हूँ। लेकिन म्यूजिक क्योंकि मैंने टिप्स म्यूजिक का लिया हुआ है उसमें, तो आई मीन इनडायरेक्टली काफी सारा जो व्यूज है, काफी सारी जो ऑडियंस है वो टिप्स म्यूजिक के चैनल पे जाएगी एक तरीके से, वो सारे सॉन्ग्स को सर्च करते हुए और उसके साथ में बाकी सॉन्ग्स को भी वो वहां पे प्ले करेंगे, तो टिप्स म्यूजिक को भी उससे बेनिफिट मिलता था, व्यूज मिलते थे। तो ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है कि ऐसे क्रिएटर्स को जब यूट्यूब एक तरीके से बंद कर रहा है तो शॉर्ट टर्म में इनके रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से इनके रेवेन्यू पे, इनकी ग्रोथ पे ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब इसका दूसरा पार्ट आता है कि क्या आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि 33-34% का कैगर आप कर पाओगे नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स के लिए। अगर आई मीन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ना ये समझ में आना चाहिए कि मैनेजमेंट के वर्ड को और उसके टोन को कैसे समझना है, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। आई मीन इस पूरे कॉन कॉल में इन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि हम 30% का ग्रोथ गाइडेंस नहीं दे रहे हैं या 30% हम नहीं अचीव करेंगे। इनफैक्ट इन्होंने क्या बोला, वो जो 30% का ग्रोथ गाइडेंस है वो इंटैक्ट है, बट हम कॉन्फिडेंट है कि हम 20% तो कर लेंगे। तो अगर आप पूरा लाइन समझोगे, पूरा सेंटेंस समझोगे, तो मैनेजमेंट किस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहा है, 20% की ग्रोथ को लेकर के। इससे पहले के क्वार्टर्स में मैनेजमेंट क्या बोलता था कि 30% का ग्रोथ क्या आएगा, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं बिकॉज बाकी बाकी सारे जो टेलविंड्स हैं। लेकिन अब क्या उनका व्यू है कि 30% को लेकर के हम कॉन्फिडेंट नहीं है, 20% ग्रोथ गाइडेंस हम बिल्कुल अचीव कर सकते हैं, 20% को लेकर के हम कॉन्फिडेंट है, लेकिन हम पूरा एफर्ट करेंगे 30% अचीव करने के लिए। यानी आपको वो डायरेक्टली नहीं बता रहे हैं कि वो 30% नहीं करेंगे, वो आपको एक तरीके से ये हिंट दे रहे हैं कि 30% का एफर्ट रहेगा, बट कॉन्फिडेंस है हमारा 20% के ऊपर। ऐसा क्यों है, बिकॉज अगर आपको डायरेक्टली मैनेजमेंट बोल दे कि हम 20% करेंगे, 30% नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे आप देखोगे तो स्टॉक में काफी शार्प सेलिंग आएगी, लोग एकदम से सेल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मैंने आपको बोला है कि मैं 30% का एफर्ट कर रहा हूं, 20% के लिए मैं कॉन्फिडेंस हूं, तो 2-3 क्वार्टर्स के बाद आई मीन मैं इस पोजीशन में रहूंगा कि जहां पे मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा ट्वीक कर सकता हूं कि मैंने 20% बोला था तो 20% तो किया, 30% के लिए एफर्ट किया, लेकिन इंडस्ट्री में चैलेंजेस थे जिस वजह से हम नहीं कर पाए। आई मीन इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर हमको समझ में आना चाहिए कि मैनेजमेंट की टोन कहां पे शिफ्ट हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वरना क्या होता है कि हम इल्यूजन में जीते हैं कि बोल तो रहा है 30%, तो 30% तो कर ही लेगा, ऐसा नहीं होता है। आप कॉन्फिडेंस देखो, उसका टोन देखो, उसके अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। तो ये एक बड़ा शिफ्ट हुआ है मैनेजमेंट की गाइडेंस में, 30% नहीं 20% के लिए कॉन्फिडेंस है। बट ऑफकोर्स आगे देखना है कि अगर चीजें इंप्रूव होती है तो मे बी 30% ये कर सकते हैं, लेकिन उसके चांसेस अभी अभी के हिसाब से बहुत कम है, जो ये एक्सटर्नल चैलेंजेस है कंपनी के लिए। फिर आपका दूसरा पॉइंट आता है मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के। तो कंटेंट कॉस्ट आपका क्यों बढ़ गया इतना ज्यादा, बिकॉज हमने लास्ट कॉन कॉल में डिस्कस किया था और ये अभी स्लाइड में भी देखा हमने कि ये कंपनी जितने नंबर ऑफ सॉन्ग्स पहले एक्वायर करती थी, अब ये कम नंबर ऑफ सॉन्ग्स एक्वायर कर रहे हैं हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इन्होंने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी चेंज करी है। एक तो देखो कंटेंट कॉस्ट बढ़ने का रीजन एक तो सिंपल सा ये है कि इंडस्ट्री में भी कॉस्ट काफी इंक्रीज हो गई है। ये आप हर एक प्रोड्यूसर से सुनोगे
कि आज के टाइम पे अगर एक मूवी में कोई नॉर्मल सा स्टार भी होता है ना, किसी किसी नॉर्मल एक्टर का भी फेस है, मतलब जो थोड़ा सा पॉपुलर है, तो भी उसका राइट्स वगैरह एक्वायर करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है पहले के कंपैरिजन में। तो ये चीज तो एक चली रही है इंडस्ट्री में, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री वाइड ही आपकी कॉस्ट काफी बढ़ गई है कंटेंट की। दूसरा, ये कंपनी क्या कर रही है, ये सिर्फ उन मूवीज पे फोकस कर रही है जो थोड़ी सी ए कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब उसमें जो सिंगर्स हैं, जो म्यूजिक राइटर्स हैं, म्यूजिक कंपोजर है, ये सारे आपके थोड़े से ए कैटेगरी वाले हैं। तो इसके लिए आपको कॉस्ट वैसे भी ज्यादा देना पड़ता है। कुछ टाइम पहले तक ये फोकस करते थे जो आपके रीजनल म्यूजिक्स हो गए, जो थोड़े से लो प्रोफाइल म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनके सॉन्ग्स ये ज्यादा ऑन बोर्ड एक्वायर करते थे, उसमें कॉस्ट कम लगता था कंपनी को। अब वैसे अगर आप डेटा देखोगे इंडस्ट्री का, तो बोला जाता है कि अगर 100 सॉन्ग्स रिलीज होते हैं एक साल में, तो उसमें से 8 से 10 ऐसे सॉन्ग्स हैं जो आपके सक्सेसफुल होते हैं, मतलब जो हिट रेशियो जिसको बोला जाता है, तो 8 से 10% का हिट रेशियो है। तो उस कंपैरिजन से अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा रिस्की बेट लगता है इस मैनेजमेंट का, क्योंकि आप बेट कर रहे हो सिर्फ 8 से 10% के लिए, लेकिन आपने नंबर ऑफ सॉन्ग्स काफी कम कर दिए हैं और कॉस्ट अपना बढ़ा दिया है। तो अगर वो सक्सेस रेशियो आपके पोर्टफोलियो में नहीं आया तो आपका कॉस्ट तो बढ़ेगा, पर रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन सब पे प्रेशर आ जाएगा। लेकिन फिर भी ये मैनेजमेंट क्यों कर रही है? बिकॉज इनका कहना है कि ये काम हमने पास्ट में भी किया है, 90 से लेकर के 2010 के बीच में हमने यही किया, इवन 2020 तक हमने यही किया है। जहां पे मतलब जो इतना हमारा स्ट्रॉन्ग लाइब्रेरी है सॉन्ग्स का, वो इसी स्ट्रेटेजी की वजह से आया है। तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, नॉलेज है, और हमारी टीम कैपेबल है ये चूज करने में कि कौन से सॉन्ग के ऊपर बेट करना है जो ज्यादा पॉपुलर हो सकता है आगे चल के। इसलिए मैनेजमेंट इस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। प्लस इन्होंने डेटा भी दिया कि 90s के टाइम का अगर आप वो फिल्म फेयर का जो अवार्ड्स वगैरह होता था वो अगर आप देखोगे, तो हर साल जो टॉप 5 सॉन्ग्स जो नॉमिनेट होते थे उसमें से 3 टिप्स म्यूजिक के होते थे। तो इसके बेसिस पे हमको कॉन्फिडेंस है कि हम इस बार भी इसको अच्छे से कैटर कर लेंगे। लेकिन क्या फुल ईयर बेसिस पे प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से? तो मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर हमारा टॉप लाइन 20% से ग्रो करेगा तो बॉटम लाइन में भी 20% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी डी लेवरेजिंग नहीं होगी, बॉटम लाइन में सेम ग्रोथ बॉटम लाइन भी रिपोर्ट करेगा कंपनी का। तो ये पूरा मेन हाईलाइट है इनके कमेंट्री का। बाकी डिटेल कौन कौन एनालिसिस अलग से करेंगे। सो अब कैसी डील लगती है टिप्स म्यूजिक की? अगर आप इनका फॉरवर्ड पी देखने जाओगे अब करंट बेसिस पे, तो ऑफ कोर्स हमको कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही लेना है कि कंपनी अगले 3 क्वार्टर से 20% पे ग्रो करेगी। 20% ग्रोथ टॉप लाइन में, 20% ग्रोथ बॉटम लाइन में। तो जो आई थिंक फॉरवर्ड पी है जो इसका, वो 39 से 40 के बीच में आता है। अब एक चीज आप समझो, जब हमने इसको लास्ट क्वार्टर में डिस्कस किया था तब इनका करंट पी था अराउंड 50-51 के आसपास, और फॉरवर्ड पी आ रहा था 37-36, और एक बहुत अच्छी डील लग रही थी उस टाइम पे, डिसेंट डील लग रहा था। आज अगर आप देखोगे तो करंट पी स्टॉक का 44-45 है, बिकॉज 7-8% का करेक्शन स्टॉक के अंदर वैसे ही आ चुका है। लेकिन उसके बाद भी फॉरवर्ड पी इसका 39 से 40 हो गया है। क्यों? बिकॉज आपका ग्रोथ एस्पिरेशन कम हो गया एकदम से, तो बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो काफी चेंज हो गए हैं सिर्फ एक क्वार्टर के अंदर। जो एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री में लग रही थी ये बिजनेस, ये स्टॉक ओवरऑल, अब अगर आप देखोगे तो प्रोस्पेक्ट्स चेंज हो चुके हैं। अनसर्टेनिटी का जो लेवल है वो काफी इंक्रीज हो गया इस बिजनेस के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि बिजनेस का फंडामेंटल खराब हो गया या बिल्कुल ही एकदम से खराब कैटेगरी के अंदर आ गया, एवरेज कैटेगरी भी नहीं बोलेंगे, बट यस, जो लास्ट क्वार्टर तक इतनी अनसर्टेनिटी नहीं थी, एक टेलविंड अच्छा लग रहा था बिजनेस के लिए। अभी कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, एंड आई मीन उतना अच्छा डील नहीं है। इसको आप एक्चुअली ईएफसी वाली कैटेगरी में डाल सकते हो, जो Q3 में ईएफसी के साथ में था, जहां पे उन्होंने गाइडेंस को मिस किया, 100% से सीधे 50% ग्रोथ गाइडेंस कर दिया ईएफसी, और Q3 का रिजल्ट भी उनका खराब आया, और स्टॉक मार्केट को आप देखोगे तो स्टॉक को पनिश भी काफी ज्यादा किया उसके बाद। लेकिन फिर Q4 Q1 में कंसिस्टेंटली उन्होंने आउट परफॉर्म किया अपने गाइडेंस को, और आप देखोगे स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। हालांकि एक केस था ईएफसी के साथ में कि उसका वैल्यूएशन लुक्रेटिव था, वो उतना खराब रिजल्ट के बाद भी उसका जो पी है वो 2022 था, और अगर वो 50% से भी ग्रो करते तो भी एक अच्छा डील था। इसका वैल्यूएशन ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, 40 का पी तो उसका 44 का पी तो करंट पी है, फॉरवर्ड पी 39 का आ रहा है। तो वो डील थोड़ी सी मतलब उतनी अच्छी नहीं है जितनी लास्ट क्वार्टर में थी। तो वहां पे ऑफकोर्स हमको स्मार्टली प्ले करना है, ये डिसाइड करना है कि फ्रेश कैपिटल हमारा कहाँ पे जाना चाहिए, कैसे प्रोस्पेक्ट्स के अंदर जाना चाहिए। बट हाँ, चीजें उतनी खराब नहीं है, लेकिन डील थोड़ी सी कम लुक्रेटिव है कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर। बाकी देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स में इनका कैसा परफॉर्मेंस रहता है।
अब फोकस करते हैं दूसरे प्लेयर की तरफ, V2 रिटेल। सो इस कंपनी के भी Q1 के रिजल्ट आए कल ही, आज कॉन कॉल हुआ कंपनी का। इन्होंने FY26 के लिए गाइडेंस दिया था कि हम 100 स्टोर्स ओपन करेंगे और 45 से 50% का हमारा रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा। बिजनेस अपडेट ऑलरेडी इन कंपनीज का आ गया है, आपने देखा होगा, काफी टाइम पहले आ चुका था। सो इनका रेवेन्यू ग्रोथ 52% था। ट्रेंड का हमने एज यूजुअल देखा कि जो ग्रोथ रेट है वो घटता जा रहा है। बजाज स्टाइल का एक पॉजिटिव अपडेट था। आई डोंट नो, काफी लोगों को आप देखोगे तो वो थोड़ा सा नेगेटिव बोलते हैं बजाज स्टाइल के लिए, लेकिन एक्चुअली में आप देखोगे तो बिजनेस अच्छा कर रहा है। ऑफकोर्स अगर मैं उसको इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर से कंपेयर करूंगा तो वो खराब लगेगा, मतलब वो तो बहुत ही आगे है जो जो नंबर 1 प्लेयर है, लेकिन अपने लेवल पे आप देखोगे तो वो उन्होंने बहुत अच्छा सरप्राइज दिया है। उनका गाइडेंस था 20-25% का, बट मोर देन 30% का ग्रोथ उन्होंने रिपोर्ट किया है। रिजल्ट आई थिंक उनका अभी आया नहीं है, जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। वी मार्ट का भी अच्छा बिजनेस अपडेट आया था। तो अभी हमको V2 का देखना है मेन कि ओवरऑल नंबर्स कैसे हैं। ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी भी देखना है, लेकिन आपके और जो स्टोर लेवल की मैट्रिक्स होते हैं उसमें कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस है। सो फुल नंबर्स अगर हम देखें V2 के, तो रेवेन्यू में 52% की ग्रोथ है YOY लेवल पे। अब ये नंबर अच्छा है, 52% का ग्रोथ अच्छा है, बिकॉज गाइडेंस 45-50% था, 52% का ग्रोथ किया है। लेकिन हमको ग्रोथ का क्वालिटी भी तो समझना है ना, पूरा मतलब डॉट्स कनेक्ट करने हैं कि कहाँ पे बिजनेस का डायरेक्शन जा रहा है, किस तरीके की क्वालिटी है। सो Q4 में इस बार आप देखोगे तो आपके जो मेजर फेस्टिवल्स होते हैं, ईद वगैरह, जो आपके गुड़ी पाड़वा वगैरह, ये सब आपका Q4 में आ गया था, जो कि लास्ट ईयर और जनरली Q1 के अंदर होता है। तो बेस इफेक्ट इस बिजनेस के पास में काफी हाई था लास्ट ईयर का, एंड ये ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था मार्केट से भी कि Q1 इतना अच्छा नहीं जाएगा इस बिजनेस के लिए। इनफैक्ट कई जगह पे तो लेस देन 45% का ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बिकॉज पेस आपका बढ़ गया था। Q4 में इन्होंने अपने अपने मतलब हिस्ट्री का अगर आप देखोगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोथ रिपोर्ट किया था Q4 के अंदर। SSG कंपनी का 24% से ग्रो किया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा Q1 में 52% का ग्रोथ, और Q4 के रेवेन्यू को भी कंपनी ने 25-26% से बीट किया है। लेकिन यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखोगे तो 25 से 26% का ग्रोथ है कंपनी का सीक्वेंशियली, जबकि सीजनली वीक क्वार्टर था। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि ग्रोथ की क्वालिटी एक्चुअली कितनी सुपीरियर है। 52% का YOY ग्रोथ तो अच्छा है ही, लेकिन एक वीक क्वार्टर के अंदर आपने अपने बेस्ट क्वार्टर के रेवेन्यू को 25-26% से आउट परफॉर्म किया है। सो ये एक्चुअली में हमको पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहा है कि किस क्वालिटी के नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट 55% का ग्रोथ, यानी कि ग्रॉस मार्जिन आपके इंप्रूव हुए हैं। इबिटा में 57% की ग्रोथ, यानी इबिटा मार्जिन भी आपके इंप्रूव हुए हैं। और पैट में 51% का ग्रोथ देखने को मिला है। देन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर हम देखें, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिटेल कंपनीज के लिए, तो इनका गाइडेंस वैसे 10% का रहता है। इस क्वार्टर में 5% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इन्होंने रिपोर्ट किया है, बट मैनेजमेंट कह रहा है नॉर्मलाइज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हमारा 10% है। तो नॉर्मलाइज का मतलब क्या है? इसका मतलब कि अगर आप वो ईद का बेस इफेक्ट वगैरह हटा दो तो कंपनी का SSG जो है वो 10% ही होता, लेकिन क्योंकि फेस्टिवल्स इस बार आपके Q1 से Q4 में शिफ्ट हो गए तो SSG कंपनी का 5% आया है। अब SSG का सिग्निफिकेंस क्या है? SSG का मतलब है कि इस कंपनी का जो ये आप 52% का ग्रोथ देख रहे हो, इसमें से 5% ग्रोथ जो है वो उन स्टोर से आया है जो कंपनी के 18 मंथ्स, 20 मंथ्स या 24 मंथ्स ओल्ड है। बाकी का जो 45-47% ग्रोथ है वो उन स्टोर से आया है जो कंपनी ने लास्ट 10 मंथ्स, 12 मंथ्स, 15 मंथ्स के अंदर ऐड किए हैं। सो न्यू स्टोर्स ने एक अच्छा ग्रोथ ड्राइव करके दिया है बिजनेस को 45-47% का। देन ये वैल्यू रिटेलर है, तो ऑफकोर्स वॉल्यूम ग्रोथ इनके लिए ज्यादा मैटर करता है, तो 50% का ग्रोथ है वॉल्यूम में। वैल्यू में भी आप देखोगे तो YOY लेवल पे हमको ये 16-17% का इंक्रीज दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि 50% वॉल्यूम ग्रोथ है, 16-17% वैल्यू ग्रोथ है, तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ तो 65-67% होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में 52% का रेवेन्यू ग्रोथ है। तो हुआ क्या है इसमें कि ये जो आप एवरेज सेलिंग प्राइस में इंक्रीज देख रहे हो 260 से 303, ये इन्होंने मतलब अपने एक्सक्यूज के प्राइस इतने नहीं बढ़ाए हैं, 16-17%। जनरली कोई भी वैल्यू रिटेलर जो है वो इतने ज्यादा प्राइस अपटेक नहीं करता है एक साल के अंदर। इसमें हुआ क्या है, ये कंपनी जो जनरल मर्चेंडाइज होता है ना, जो ग्रोसरीज वगैरह आपके हाउस होल्ड के जो अदर आइटम्स होते हैं वो सेल करते हैं, जो विशाल मेगा मार्ट काफी ज्यादा करता है, तो वो उसमें से कंपनी ने काफी सारे सेगमेंट में से एग्जिट किया है। तो वो आपके लोअर प्राइस सेगमेंट होते हैं, इसीलिए कंपनी का जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 260 से 303 हो गया है, और हम रेवेन्यू ग्रोथ 52% का देख रहे हैं कंपनी का। देन एवरेज बिल वैल्यू भी इंक्रीज हुआ है 824 से 901। इसके बाद अगर आप सेल्स पर स्क्वायर फीट देखोगे, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक है रिटेल कंपनीज के लिए, ये कम हुआ है। लास्ट ईयर था 1061, अब है 960। तो जनरली तो इस मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि आगे चल के उसको हमको 1200 लेके जाना है, और फिर मीडियम टर्म का गाइडेंस है कि 1500 लेके जाना है। लेकिन YOY इसमें डिप देखने को मिल रहा है। तो क्या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इनके एग्जिस्टिंग स्टोर्स के अंदर?
सो उसमें क्या है, इनका ये जो डिप हुआ है सेल्स पर स्क्वायर फीट, ये मेनली इसलिए हुआ है बिकॉज स्टोर एडिशन इन्होंने बहुत फास्ट पेस पे किया है। अगर आप देखो लास्ट ईयर पूरे साल में इन्होंने 75 स्टोर्स ओपन किए थे। इस साल Q1 में कंपनी ने 28 स्टोर्स ओपन किए। इसका मतलब क्या है कि पिछले पूरे साल का 37% जो है स्टोर्स, वो आपने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर ही ऐड कर दिया है। मतलब मोटा मोटा आपके 12-15 मंथ्स के अंदर 100 से ज्यादा स्टोर्स हो गए आपके। और ये कॉमन सेंस की बात है ना कि जो नई दुकान है मेरी, उसमें तो कस्टमर धीरे धीरे आएगा। जो मेरी पुरानी दुकान है, ज्यादा सेल्स मेरा वहां से आएगा, वहां पे मेरा कस्टमर ऑलरेडी बहुत बार आ चुका है। आसपास के एरिया में सबको पता है, उन्होंने मेरा सर्विस एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरे प्रोडक्ट्स का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो वहां पे कस्टमर और सेल्स मेरा ज्यादा आएगा। नई दुकान मेरी अभी खुली है तो सेल्स बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये एक आप बोल सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो नीचे आया। अदरवाइज स्ट्रक्चरल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रही है, इसीलिए जस्ट एक माइनर सा हमको ये शॉर्ट टर्म में डिप देखने को मिला है। देन फुल प्राइस कंट्रीब्यूशन यानी एमआरपी पे आप कितना माल बेच रहे हो, तो ये 93 से 92% आ गया है। अब वैसे तो 1-2% का कोई मायने रखता नहीं है ऊपर नीचे, लेकिन इसमें भी अगर आप इसकी भी क्वालिटी समझो तो 92% कंपनी का ऐसे क्वार्टर में आया है जो सीजनली वीक क्वार्टर था, क्योंकि इस क्वार्टर में इतने फेस्टिवल्स नहीं थे। तो जिस क्वार्टर में फेस्टिवल्स नहीं होंगे और नॉर्मली डिमांड इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी, तो एक रिटेलर क्या करेगा कि डिस्काउंट वगैरह ज्यादा देगा, एमआरपी पे माल कम बेचेगा। लेकिन इन्होंने इस क्वार्टर में भी 92% जो सेल्स करी है वो एमआरपी पे करी है। तो उसका मतलब ब्रांडिंग बनती जा रही है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो है वो V2 रिटेल का बनता जा रहा है। तो अच्छा ग्रोथ है, क्वालिटी ग्रोथ काफी अच्छी है। देन इनके अदर की मैट्रिक्स अगर हम देखें, जैसे इन्वेंट्री डेज कंपनी का 131 से 108 हुआ, अभी 93 है। इनका बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो कंपनी की जो इन्वेंट्री है वो वाई लेवल पे 37% से इंक्रीज हुई थी। और जनरली हम फाइनेंस में क्या सीखते हैं कि अगर आपका इतने हाई पेस से इन्वेंट्री बढ़ जाए तो रिस्क है बिजनेस के लिए, बट यहाँ पे आप देखो तो ये और इंप्रूव हुआ है। एक ही क्वार्टर में 108 से 93 डेज पे आ गया है। क्यों? बिकॉज ग्रोथ फास्ट है। कॉमन सेंस की चीज है कि आपने लास्ट ईयर 75 स्टोर्स ओपन किए, इस साल आप 100 स्टोर्स ओपन करने को देख रहे हो, तो आपको इन्वेंट्री तो चाहिए ना। आप एडवांस में इन्वेंट्री बिल्ड करोगे और ग्रेजुअली अपना स्टोर एक्सपेंड करते जाओगे। तो और क्योंकि ग्रोथ अच्छा है तो इन्वेंट्री डेज में और हमको इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। देन क्रेडिटर डेज, वर्किंग कैपिटल डेज, सब में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट। और आरओई का नंबर आप देखो, सो लॉस मेकिंग बिजनेस था ये 2-3 साल पहले, और अभी आप देखो 11% का आरओई 28% के आसपास पहुंच गया है। इनफैक्ट अभी हमने लास्ट मंथ ही इस कंपनी का कॉन कॉल एनालिसिस किया था, जहां पे इनकी मैनेजमेंट ने बोला कि आरओई हमारा इसी रेंज में रहेगा, यही 23% के आसपास। इस क्वार्टर में उससे भी बेटर किया, 28% का आरओई रिपोर्ट किया कंपनी ने। सो यहां पे भी गाइडेंस को इन्होंने बीट किया है। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं V2 रिटेल के। मतलब हर एक मैट्रिक आप देखो, चाहे ग्रोथ देखो, मार्जिन देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखो, रिटर्न रेशियोज देखो, या बिजनेस की एफिशिएंसी देखो, इन्वेंट्री डेज वगैरह, सब में बहुत स्ट्रांग इंप्रूवमेंट है कंपनी की तरफ से। कॉन कॉल पे आते हैं, मैनेजमेंट ने क्या बोला। तो सबसे पहले तो ग्रोथ का गाइडेंस जो है, अगेन यहाँ पे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि मैनेजमेंट के वर्ड को, टोन को आपको कैसे समझना है। अभी लास्ट क्वार्टर में इन्होंने क्या दिया था गाइडेंस, 45 से 50% का फॉर FY26। इस क्वार्टर में इन्होंने गाइडेंस क्या दिया है, 50% का ग्रोथ। अब मैं इसको देख के बोले तो लगेगा सेम गाइडेंस है, वही 45-50, अभी भी 50। लेकिन जब आप 45 से 50% का गाइडेंस दे रहे हो तो उसका मतलब क्या है कि आप इतने श्योर नहीं हो, आप एक रेंज गाइड कर रहे हो इसकी वजह से 45 से 50%। लेकिन जब मैं बोल रहा हूं कि मैं 50% से ग्रो करूंगा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इंटरनली श्योर हूं कि मेरा ग्रोथ मोर देन 50% होगा, बट क्योंकि मुझे गाइडेंस देना है, कमिट करना है, तो मैं थोड़ा सा अंडर कमिट करूंगा। 50% का गाइडेंस दिया तो उसका मतलब क्या है कि ग्रोथ इससे भी बेटर हो सकता है। यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में या फुल ईयर बेसिस पे इससे और बेटर नंबर्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। इसकी एक्सपेक्टेशन है, करेगी नहीं करेगी ये तो हमको ट्रैक करना है, लेकिन प्रोस्पेक्ट्स एक्चुअली उस डायरेक्शन में जा रहे हैं बिजनेस के। सो ये काफी अच्छी चीज है। दूसरा एक पॉइंट है, अब उसमें एक तरीके से आप बोलोगे कि ये तो नेगेटिव है, बिकॉज जनरली तो हम इसी तरीके से सोचते हैं। इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में क्या बोला था कि हम 100 स्टोर्स ओपन कर रहे हैं और ये पूरा इंटरनल अक्रूवल से हो जाएगा, हमको फंडिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा कैश फ्लो स्ट्रांग है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, तो हम इसको इंटरनली फंड कर लेंगे। लेकिन इसके साथ में ये भी बोला था कि अगर जो स्टोर्स हम ओपन कर रहे हैं उसमें डिमांड अच्छी रही, रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो कल को चल के हम नंबर ऑफ स्टोर और बढ़ा सकते हैं, फिर उसके लिए हमको फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। तो अभी इन्होंने रिसेंटली फंड रेजिंग का अनाउंसमेंट किया है। QIP कंपनी रेज करने को देख रही है 400 करोड़ का फंड रेजिंग कंपनी प्लान कर रही है QIP के थ्रू। तो सब वैसे तो अगर हम देखें तो ये जनरली हमको नेगेटिव लगेगा कि पहले आपने बोला था कि फंड रेजिंग की जरूरत नहीं है, इंटरनल अक्रूवल हो जाएगा, और अब आप फंड रेज कर रहे हो इतना ज्यादा, तो ये जनरली हमारा जो माइंडसेट है वो उसको नेगेटिव वे में लेगा। लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा एक एनालिस्ट ने, ये सारा कॉमन सेंस यूज करके, कि आप QIP रेज कर रहे हो,
क्या गुड न्यूज हम इसको ये समझें कि आपका जो स्टोर गाइडेंस 100 था उसको आप बढ़ाने वाले हो, क्योंकि कॉमन सेंस ही बात है ना कि अगर बिजनेस फंड रेज ज्यादा कर रहा है तो उसका मतलब या तो अपने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स वो और अच्छे देख रहा है, वो और मार्केट में पेनिट्रेट करने को देख रहा है, जैसे विंटेज कॉफी कर रहा है, फंड रेजिंग कर रहा है इक्विटी डाइल्यूट करके। तो सेम इनके मैनेजमेंट ने भी वही गाइडेंस दिया कि 100 स्टोर हम पहले टारगेट कर रहे थे, अब हमारा टारगेट है कि हम 125 से 130 स्टोर्स ओपन करेंगे इन FY26, और सेम स्टोर के आसपास हम ओपन करेंगे इन FY27, यानी लगभग 2 साल के अंदर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ स्टोर जो है वो 250 हो जाएंगे। करंट स्टोर्स कितने हैं? 216, तो 216 से 250 स्टोर्स कंपनी के सिर्फ 2 साल के अंदर और ऐड होने वाले हैं। तो इस तरीके का इन्होंने गाइडेंस दिया। अब इसमें भी अगर आप लॉजिक लगाओ तो 50% ग्रोथ का गाइडेंस है कंपनी का वैसे ही, और लगभग 20 से 30% स्टोर एडिशन बढ़ गया कंपनी का। पहले 100 था, अब 120 से 130 का टारगेट है नंबर ऑफ स्टोर्स का। तो 20-30% आपका स्टोर एडिशन का टारगेट बढ़ गया, तो लॉजिकली उसके हिसाब से भी तो आपका ग्रोथ गाइडेंस मतलब ग्रोथ जो है वो बढ़ना चाहिए इन FY26। तो ये भी एक और लीवर ऐड करता है कंपनी की ग्रोथ के अंदर। ये चीज हुई है। देन इसके बाद एक और इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप जनरली देखो बाकी कंज्यूमर कंपनीज के जो रिजल्ट आ रहे हैं, उनके मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है, तो वो वीक है, नंबर्स भी इतने स्ट्रांग नहीं है। एंड इन जनरल वी नो कि अर्बन डिमांड में थोड़ा सा स्लोनेस देखने को मिल रहा है, वीकनेस को देखने को मिल रहा है। अब इस एनवायरनमेंट में इस कंपनी ने ऑलरेडी लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है। इस साल अगर आप लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करोगे तो लगभग ये डबल स्टोर ऐड कर रहे हैं। पिछले साल 75 किया था, इस बार 125-130 स्टोर्स ऐड कर रहे हैं। तो इतना एग्रेसिव एक्सपेंशन, तो रिस्क लगता है बिल्कुल। एक तो आप अपने कॉम्पिटिटर से ऑलरेडी बहुत अच्छा बेटर परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन इतना ज्यादा स्टोर एडिशन अगर कंपनी कर देगी और कल को डिमांड में स्लोनेस देखने को मिलती है, तो एक बहुत बड़ा रिस्क है वो। अब इस पे अगर आप मैनेजमेंट का रिप्लाई देखोगे तो एक तो उन्होंने काफी अच्छी चीज बोली कि ये जो हमारी सुपरियोरिटी है हमारे पीयर्स के कंपैरिजन में, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, ये कॉल पे एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है। बोलने को तो हर एक मैनेजमेंट बोलेगा कि हमारा सप्लाई चेन एफिशिएंसी अच्छा है, हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा है, हम डिजाइन को एडवांस में बहुत अच्छे से फोरकास्ट कर पाते हैं, जो इन्होंने पहले के कॉल्स में बोला भी है। लेकिन इनका कहना है कि इसको एक्चुअली आप एक्सपीरियंस करोगे जब आप हमारे स्टोर्स में विजिट करोगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स के स्टोर्स में विजिट करोगे। वहां पे आपको वो एक्सपीरियंस फील होगा, वो डिफरेंस फील होगा कि क्यों हम ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं अपने पीयर्स के कंपैरिजन में। दूसरा, रिस्क वाले पॉइंट पे इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि डिमांड अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी वीक है, कंज्यूमर सेंटीमेंट इतना स्ट्रांग नहीं है, एंड शायद इसीलिए हमारा ग्रोथ जो है वो 50% है। अगर डिमांड स्ट्रांग होती, कंज्यूमर सेंटीमेंट अच्छा होता, तो मे बी हम इससे भी हाई रेट पे ग्रो करते। ये बिल्कुल वैसा कमेंट्री जैसा लास्ट ईयर Q2 में आदित्य विजन की मैनेजमेंट ने दिया था। उन्होंने भी यही बोला था कि अर्बन डिमांड स्लो है, शायद इसीलिए हम 30-40% ग्रो कर रहे हैं, अगर डिमांड अच्छी होती तो उससे हाई पेस पे ग्रो करते। तो सेम वैसा ही कमेंट्री है। ये भी एक तरीके से आपको कॉन्फिडेंस दिखा रहा है मैनेजमेंट का कि वो अपने बिजनेस में जो भी चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसका रिस्पॉन्स उनको इतना अच्छा मिल रहा है कि वो ग्राउंड पे फील कर रहे हैं कि इवन दो इकोनॉमिक सेंटीमेंट इतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल हम इससे बेटर रेट पे ग्रो कर सकते हैं अगर थोड़ा सा भी सेंटीमेंट हमारे फेवर में होता। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा, कंपनी कह रही है कि हमारा बिजनेस अगर आप देखोगे ना, ये इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये टोटल कंजम्पशन ग्रो करने पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में अभी भी 70 से 80% जो मार्केट शेयर है वो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में है। जो आपके सिटी में जो टायर 3 टायर 2 सिटीज में जो आपके लोकल जो शॉपकीपर्स हैं, वहां पे जो ज्यादा शॉपिंग होती है अभी भी। लेकिन कंज्यूमर का जो एस्पिरेशन है वो बिल्कुल ही चेंज होता जा रहा है, कंप्लीटली चेंज होता जा रहा है। तो ये इस पे डिपेंड नहीं करता है कि इकोनॉमी में टोटल कंजम्पशन कितना ग्रो करता है। ये जो इंडस्ट्री का ग्रोथ है ये इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कि कंजम्पशन कहां पे शिफ्ट हो रहा है, तो वो मेनली ग्रोथ को ड्राइव कर रही है। अब उसमें ऑफ कोर्स जो प्लेयर जितना सुपीरियर है, जितना अच्छे से चीजों को एग्जीक्यूट करता जा रहा है, उसका ग्रोथ उतना अच्छा है, वो उतने उतने फास्ट पेस पे मार्केट शेयर गेन कर पा रहा है, जो कि अभी V2 रिटेल के साथ में। तो यही मैनेजमेंट कह रहा है कि हमारा जो ग्रोथ है वो मैक्रो के ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज ये इंडस्ट्री शिफ्ट चल रही है। वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री में, सिर्फ रिटेल इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, वैल्यू फैशन रिटेल इंडस्ट्री में अगर आप ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर देखोगे तो बहुत कम है, आई थिंक 20% के आसपास है। तो इतना बड़ा अंडर पेनेट्रेशन है, और कंज्यूमर का डिमांड बिल्कुल हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से जो है वो ब्रांड की तरफ ज्यादा एक तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं। लोग पसंद कर रहे हैं टायर 3 टायर 4 सिटीज के अंदर भी कि एसी एनवायरनमेंट के अंदर हमको शॉपिंग करना है। वो जो मार्केट के अंदर इतने भीड़ भाड़ वाले एरिया में जो इतना तकलीफ लेके जो लोग शॉपिंग करते हैं, वो एक तरीके से पूरी पूरी तरीके से चेंज हो रहा है, और उसके ऊपर से फास्ट फैशन चाहिए लोगों को। तो जो कंपनी इस चीज को अच्छी, ये सारी चीजें कंबाइन करके वैल्यू प्राइस पे दे सकती है, उसका ग्रोथ अच्छा है। तो ये सारे मेन लीवर्स है कंपनी के।
प्लस एक और पॉइंट है, इनके लिए रिस्क कब आएगा, मतलब इतना जो ये एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, इनके लिए रिस्क तब आएगा जब जो ये नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं उसमें इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट गिरने लग जाए। मतलब इस कंपनी का सेल्स पर स्क्वायर फीट अगर आप देखोगे तो पहले जो इनके पुराने स्टोर्स होते थे और ये जो नए स्टोर्स ओपन करते थे, दोनों में सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो गैप है वो 40% होता था। एग्जाम्पल के लिए, पुराना स्टोर अगर 100 रुपीज अर्न करता है तो जो नया स्टोर ये ओपन करते थे वो स्टार्टिंग में 60 रुपीज अर्न करता था। आज वो गैप जो है वो 25% पे आ गया है। यानी अगर नए पुराना स्टोर 100 रुपीज अर्न कर रहा है तो नया स्टोर कंपनी का 75 रुपीज अर्न करता है। सिर्फ 25% का गैप है। मैनेजमेंट कहती है कि ये गैप अगर 30% का रहे तो हमारे बिजनेस के लिए अच्छा है, मतलब हम नए स्टोर ओपन कर सकते हैं, नए स्टोर हमारा प्रॉफिटेबल होगा तो हम फास्ट पेस पे ग्रो कर सकते हैं। पर अभी तो ये उससे भी बेटर है। 30% बोलते हैं, अभी ये 25% पे चल रहा है। तो जब इनका ये जो गैप है ना सेल्स पर स्क्वायर फीट का पुराने और नए स्टोर में, जब ये 30% से ज्यादा हो जाएगा, मतलब आप ये देख लो कि 100 रुपीज के कंपैरिजन में ये 60 रुपीज 50 रुपीज अर्न कर रहे हैं, इसका मतलब है डिमांड में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। वी टू रिटेल के केस में, इंडस्ट्री में नहीं, वी टू रिटेल के केस में इनके लिए भी फुटफॉल थोड़ा सा कम हो रहा है। वहां रिस्क है, वहां पे इनको प्रोएक्टिवली होकर के अपना जो एक्सपेंशन है उसको रोकना पड़ेगा। और मैनेजमेंट को अच्छे से पता है, वो खुद बताते हैं सारी चीजें कॉन कॉल के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, मैनेजमेंट एक बैलेंस अप्रोच फॉलो कर रहा है। इनका कहना है कि हम ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली ग्रोथ को चेज कर रहे हैं। आप अगर हमारे कोर स्ट्रेंथ देखो हमारे बिजनेस का, तो हमारा कैश फ्लो काफी स्ट्रांग है, हाई पेस पे ग्रो किया है लास्ट 2-3 ईयर्स के अंदर। आरओई हमारा 27-25% के आसपास है। देन आप हमारे मार्जिन देखो, ग्रॉस मार्जिन देखो, मार्केट शेयर देखो, सारी चीजें ग्रो कर रही हैं। और ये हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है कि हम और हाई पेस पे ग्रो कर सकते हैं, हमें फटाफट से मार्केट शेयर और कैप्चर करना चाहिए। जब हमको लगेगा कि हमारे ये कोर फंडामेंटल्स में कहीं पे वीकनेस है, कहीं पे प्राइसिंग का प्रेशर आने लग गया है, कहीं पे कंज्यूमर का फुटफॉल कम होने लग गया है, तब ऑफ कोर्स हमको वहां पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो अभी ये उस मोड में है जहां पे सारी चीजें अच्छी चल रही है इनके लिए, और उसको ये लूज नहीं करना चाहते उस अपॉर्चुनिटी को। ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर गेन करने पे फोकस है, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चीज है। सो वही हमको ट्रैक करना है, कब तक इनका ये एग्जीक्यूशन मोड चलता रहेगा। कॉन कॉल काफी अच्छा था, नंबर्स भी काफी अच्छे आए हैं। एंड आई मीन अगर आप डील देखोगे ओवरऑल तो वही है, करंट पी आपको 80-85 का दिखेगा। बट फॉरवर्ड पी अगर हम इसका देखें, इवन दो ग्रोथ इनका 50% या आप अज्यूम करो टॉप लाइन के अंदर, लेकिन पैट कंपनी का उससे हायर रेट पे ग्रो कर सकता है, बिकॉज इबिट्टा मार्जिन में और इंप्रूवमेंट का स्कोप है। मैनेजमेंट ने खुद बोला प्रोडक्ट मिक्स हमारा चेंज हो सकता है, सप्लाई चेन में एफिशिएंसी आएगी, बिकॉज ये जो फंड रेज कर रहे हैं स्टोर एक्सपेंशन के साथ में, उसका एक पर्पज ये भी है कि जो इनके वेंडर्स हैं जिनसे ये सारा सोर्सिंग वगैरह करते हैं अपना फैब्रिक वगैरह का, तो उनके साथ में ये टर्म्स अच्छा करना चाहते हैं, मतलब उसको उनको और जल्दी पेमेंट देना चाहते हैं, ताकि इनका जो इन्वेंट्री डेज है ना वो और कम हो जाए। उसको ये स्टोर लेवल इन्वेंट्री डेज और कम करे, उससे और एफिशिएंसी बढ़ेगी, मार्जिन्स बढ़ेंगे कंपनी का, प्राइसिंग गेन और हो सकता है कंपनी को। तो ये सारी चीजें भी कंपनी बिल्ड करना चाह रही है अपने बिजनेस के अंदर। तो मार्जिन्स बढ़ेंगे तो पैट ग्रोथ आराम से कंपनी का 55% के आसपास आ सकता है। सो फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे इसका तो 58-60 के आसपास है। अब वैसे अगर आप देखो, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है ये, टिप्स का फॉरवर्ड पी आता है 39, इसका फॉरवर्ड पी आता है 58-60। बट स्टिल मतलब दोनों बिजनेसेस के फंडामेंटल्स में अगर हम देखें तो बहुत बड़ा गैप है। यहाँ जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, आगे का स्कोप काफी अच्छा है, और ये डील काफी अच्छी है बिकॉज बिजनेस खुद 50-55% पे ग्रो कर रहा है। तो पैग रेशियो आपका 1 के आसपास आ रहा है, एक ऐसे बिजनेस के लिए जो इंडस्ट्री में सबको आउट परफॉर्म कर रहा है कंसिस्टेंटली, हाई पेस पे मार्केट शेयर गेन करता जा रहा है, एंड दूर दूर तक और कोई कॉम्पिटिटर आपको दिखेगा नहीं जो इसके आसपास है। सो उस बिजनेस का पैग रेशियो आपको 1 के आसपास मिल रहा है, 50 से 55% ग्रोथ। टिप्स के साथ में चीजें थोड़ी सी खराब हो गई हैं, चैलेंजेस थोड़े बढ़ गए हैं, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। तो वही है, मतलब एक स्मार्ट कैपिटल एलोकेटर जो हमने पहले भी डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। जब हम आप जब मैनेजमेंट को एनालाइज करते हो, बिजनेस को एनालाइज करते हो, तो आप क्या देखते हो, यही देखते हो ना कि मैनेजमेंट कहाँ पे कैपेक्स कर रहा है। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि क्या मैनेजमेंट ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है जिससे उसका आगे चल के मार्जिन बढ़ सकते हैं, या फिर बिजनेस का आरओई बढ़ सकता है, या ग्रोथ बढ़ सकता है। जब मैनेजमेंट ऐसी जगह पे कैपेक्स करता है तभी मार्केट उस बिजनेस को रिवॉर्ड करता है, इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में इंटरेस्टेड होते हैं, एनालिस्ट उसको कवर करना स्टार्ट करते हैं। अगर मैनेजमेंट ऐसी जगह कैपेक्स कर दे जहां पे अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, मतलब कुछ भी चीजें अभी इतनी ज्यादा क्लियर नहीं है, तो आई मीन हम क्या बात करते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो बहुत खराब डिसीजन ले रहा है, आगे जाके इस बिजनेस का आरओई नीचे की तरफ जा सकता है। सेम चीज तो इन्वेस्टर के लिए भी अप्लाई होती है। यही तो है स्मार्ट कैपिटल एलोकेटर कि आप कैसे डिसीजन लेते हो। आप ऐसी जगह पे फ्रेश कैपिटल डालते हो जहां पे आपका
चांसेस जो है वो लो आरओई का है, क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। या ऐसी जगह डालते हो जहां पे टेल विंड ज्यादा है, जहां पे आपको ज्यादा आरओई बनाने का मौका मिल सकता है। सो उस अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। एक और चीज अगर आप इसमें देखो, ये भी कैपिटल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक पार्ट है। तो हम ये भी देखते हैं कि कई बार क्या होता है, बिजनेसेस के जो मैनेजमेंट है वो ऐसे प्रोडक्ट से, ऐसे सेगमेंट से एग्जिट कर लेते हैं जहां पे उनको पता है कि इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं बन रहा हमारे लिए, या फिर ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा आरओई लेके नहीं आ रहा। एग्जांपल के लिए वी2 को देखो, इन्होंने वो जनरल मर्चेंडाइज से काफी एलोकेशन कम कर लिया है। क्यों कर लिया? बिकॉज उससे ज्यादा रेवेन्यू नहीं बनता, उससे ज्यादा इस कंपनी को मार्जिन नहीं आता। सेम यही चीज तो हमको भी अपने पोर्टफोलियो के साथ करनी है ना। वो स्टॉक्स, वो बिजनेसेस जिनके प्रोस्पेक्ट्स इतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, जहां पे अनसर्टेनिटी बढ़ गई है, वहां पे एलोकेशन कट करना है। एंड कहां पे डालना है? जहां पे प्रोस्पेक्ट ज्यादा अच्छे हैं, जहां पे डील ज्यादा अच्छी मिल रही है, जहां पे क्लैरिटी ज्यादा है। आई मीन सारी चीजें हमारे सामने हैं, बस वही हमको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है इसके अंदर, कि कैसे वो जिनको हम एनालाइज करते हैं, जिनको डेली पढ़ते हैं, वो कैसे डिसीजन लेते हैं, उसी वही कॉपी पेस्ट करना है हमको अपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर। सो वही सारी चीजें हैं, बाकी ट्रैकिंग इनका कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।